हेलो विद्यार्थी, कैसे हैं आप लोग। मैं इसके कश्यप भारत दर्पण चैनल के माध्यम से आप तमाम विद्यार्थी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं मुगल वंश के दो शासक, पहला दो शासक बाबर और उसका पुत्र हुमायूं के बारे में। अक्सर हाँ विद्यार्थी, अकबर के बारे में तो काफी कुछ पढ़ लेते हैं, औरंगजेब के बारे में, लेकिन इन दोनों को लगभग छोड़ देते हैं। आज हम इस दोनों के बारे में काफी विस्तार से महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो तमाम प्रश्न को लेकर आ रहे हैं। और अध्ययन करने के पहले यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। मुगल वंश, तो मुगल वंश का जो काल रहा, टोटल मुगल वंश रहा 1526 से लेकर 1857 ईस्वी तक। इसमें आज उसका एक छोटा सा पार्ट अर्थात 1526 से लेकर 1540 और 1555 से लेकर 1556, इस छोटे से अवधि के बारे में आज चर्चा करें। सबसे पहले मुगल वंश का संस्थापक बाबर, जहीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। इसका पिता फरगना का शासक उमर शेख मिर्जा, फरगना का शासक उमर शेख मिर्जा, बाबर का पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। बाबर के पिता का नाम क्या था? तो उमर शेख मिर्जा। और माता का नाम था कुतलुग निगार, माता का नाम था कुतलुग निगार। विद्यार्थीगण, बाबर दो महान, मध्य एशिया के दृष्टिकोण से देखा जाए तो दो महान शासक का, भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो दो महान अत्याचारी, क्रूर लुटेरा शासक वंशज था। बाबर माता की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज और पिता की ओर से तैमूर लंग का 5वां वंशज। अब चूंकि चंगेज खां दुनिया का सबसे क्रूरतम शासक में से गिना जाता है, चंगेज खां स्वयं को भगवान का अभिशाप मानता बतलाता था, इसलिए बाबर ननिहाल से, जिसे आप देखता है समुद्रगुप्त लिखता है मैं लिच्छवी दौहित्र हूँ, अपने को ननिहाल से जोड़ता है, लेकिन बाबर अपने को ननिहाल से नहीं, चंगेज खां का कहीं उल्लेख नहीं करता है। हाँ, तैमूर लंग से अपनी वंशावली को तैयार करता है। तो बाबर तैमूर लंग का 5वां वंश, वही तैमूर लंग जो 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया, लगभग 1 लाख हिंदुओं का कत्ल कर दिया था, उसी का वंशज था बाबर। तो बाबर उमर शेख मिर्जा का पुत्र था। उमर शेख मिर्जा की आकस्मिक मृत्यु के बाद लगभग 12 वर्ष से कम उम्र में, 11.5 वर्ष की उम्र में बाबर फरगना का शासक बना। बचपन से ही अति महत्वाकांक्षी, बाजू में ताकत रखने वाला, बलशाली, तीक्ष्ण बुद्धि वाला, मानवीय गुणों का पारखी बाबर तैमूर लंग से चूंकि अपने को जोड़ता है, तो तैमूर लंग की राजधानी समरकंद, वर्तमान उज्बेकिस्तान, समरकंद पर अपना स्वाभाविक अधिकार मानता था या स्वाभाविक अधिकार समझता था। समरकंद को उसने 3 बार जीता, लेकिन उस विजय के क्रम में उसके पास समरकंद और फरगना दोनों हाथ से भी कभी निकल गया। बाबर लिखता है कि रमजान का महीना था और समरकंद और फरगना उसके हाथ से निकल चुका था। भोजन के लिए लाले पड़े हुए थे। रमजान के महीना में कुछ मुस्लिम लोगों ने उसे भोजन दिया, जिससे उसकी जीवन गुजरा। तो इस प्रकार से कठिनाइयों से का सामना भी बाबर के द्वारा किया गया। बाबर पहला मुस्लिम शासक था जिसने 1507 ईस्वी में बादशाह, जिसे भारत में बादशाह के नाम से जानते हैं, तो बादशाह की उपाधि धारण करने वाला पहला मुस्लिम शासक था। आपको ज्ञात होगा कि महमूद गजनबी पहला मुस्लिम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि को धारण किया, और बाबर पहला शासक रहा जिसने बादशाह की उपाधि को धारण। बाबर जब समरकंद को नहीं जीत सका, तब चूंकि तैमूर लंग ने दिल्ली को भी जीता था,
तब वो मध्य एशिया की जगह भारत को अपना कर्म भूमि बनाने का निर्णय लिया और सबसे पहले उसने 1518-19 में वर्तमान पाकिस्तान का वाजौर या भेरा पर आक्रमण किया। विजय प्राप्त करके महमूद गजनवी की तरह लूट धन को लूट करके वापस फरगना लौट गया। 1519 में वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर पर, 1520 में वर्तमान पाकिस्तान के सियालकोट और 1524 में वर्तमान पाकिस्तान के दीपालपुर के क्षेत्र पर उसका चौथा आक्रमण रहा। कहा जाता है कि इसी चौथे आक्रमण के समय राजपूत शासक राणा सांगा इब्राहिम लोदी का चचा, अपना चाचा, अंकल अलप खां लोदी, सूबेदार दिलावर खां लोदी और पंजाब का तात्कालिक महत्वाकांक्षी सरदार सूबेदार दौलत खां लोदी, मूलतः कह सकते हैं पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोदी और राजस्थान के राजपूत शासक राणा सांगा ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रण भेजा। दोनों को उम्मीद था कि जैसे महमूद गजनवी लूट कर धन लेकर जाता था, पहला 3 आक्रमण और चौथा भी लौटने की तैयारी पर था, इस प्रकार ये पहला 4 आक्रमण के दौरान लूटा गया धन वापस लेकर चला गया, उसी प्रकार यह 5वां आक्रमण करेगा, इब्राहिम लोदी को पराजित कर देगा या इब्राहिम लोदी को काफी कमजोर कर देगा और उसका बाद में लाभ, ये दोनों अपने अपने महत्वाकांक्षा से उसका लाभ उठाएंगे और दिल्ली के तख्ते ताज को काबिज कर लेंगे। लेकिन बाबर जब भारत की ओर प्रस्थान किया अपनी चुनिंदा 12,000 सेना को लेकर, जो युद्ध कला के निपुण, कद काठी में लंबे, बाजू में ताकत वाले, तो अपने चुनिंदा 12,000 सेना के साथ बाबर भारत की ओर प्रस्थान किया। मानवीय गुणों का पारखी बाबर जब भारत की ओर चल रहा था, जहां उसकी आने वाले समय में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी से मुकाबला इंतजार कर रहा था, रास्ते में मौसम प्रतिकूल हुआ, भयंकर हिमवर्षा हुई, बर्फबारी हुआ, कहीं छिपने का जगह नहीं था, एक छोटी सी गुफा जहां कुछ लोग ही ठहर सकते थे। सैनिकों ने बाबर को कहा कि भाई महाराज, आप बादशाह आप अंदर बैठिए, लेकिन मानवीय गुणों का पारखी बाबर ने स्पष्ट रूप से लिखा, यदि इस विषम परिस्थिति में जब चारों ओर हिमपात हो रहा है, सैनिकों को असुरक्षित छोड़कर यदि मैं सुरक्षित स्थान पर चला जाता हूं, तो कल जब मैं असुरक्षित रहूंगा तो सेना मेरी रक्षा क्यों करेगा। इसलिए बाबर उस हिमपात में सैनिकों के साथ जूझता हुआ, संघर्ष करता हुआ रहा। वह मनोविज्ञान को समझता था कि आज इसकी यदि हम कठिनाई में साथ देंगे, जब कल मैं विषम परिस्थिति में होगा तो ये सेना हमारे साथ मरने मारने को तैयार। बाबर 12,000 सेना को लेकर आए। बाद में भारतीय बिकाऊ किराए के सैनिक के रूप में बाबर की सेना की फौज में शामिल होते गए और जब पानीपत का प्रथम युद्ध जो लड़ा गया, कब लड़ा गया, तो पानीपत का प्रथम 24 जनवरी 1926 को लड़ा गया। 24 अप्रैल, देखिए अप्रैल महीना चल रहा है और संजोग से आज की तारीख, वो सर 21 अप्रैल को था, अभी जो है 24 अप्रैल है, 21 अप्रैल को जो लड़ा गया, इस युद्ध में बाबर ने तुलगमा युद्ध नीति और पहली बार तोप का प्रयोग करते हुए अपना प्रसिद्ध तोपची, तुर्की का प्रसिद्ध तोपची मुस्तफा और अली की सहायता से अपने से कहीं दुगना सेना, ऐसे देखकर चला था 12,000, यहाँ पर इब्राहिम लोदी के पास 60,000 सेना थी, अर्थात 5 गुना, लेकिन उसके पास अब सैनिकों की संख्या 30,000 हो चुकी थी, तो अपने से दुगने सैनिकों को महज 5 घंटा के युद्ध में बाबर ने पराजित किया। तुर्गमा युद्ध नीति के तहत तोप को वह बैलगाड़ी के पीछे छिपाकर रखता था, ताकि बैलगाड़ी के पीछे छिपाकर रखने का उद्देश्य ये था कि तोप कहाँ है, उसका गोला कहाँ गिरेगा, दुश्मन को इसका अंदाज नहीं हो, दुश्मन इसका आभास नहीं कर। पानीपत के इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना के साथ ग्वालियर का शासक विक्रमादित्य भी लड़ रहा था और विक्रमादित्य पराजित होने के पश्चात बाबर को कोहिनूर हीरा उपहार में दिया, जो आज ब्रिटिश महारानी के तख्त की शोभा बढ़ा रहा।
तो कोहिनूर हीरा सबसे पहले बाबर को विक्रमादित्य मालवा ये ग्वालियर का शासक विक्रमादित्य ने उपहार के स्वरूप दिए। उसके पहले 1504 में बाबर काबुल को जीत चुका था, अर्थात अफगानिस्तान का जो क्षेत्र था वो बाबर के अधिकार क्षेत्र में आ चुका था और अफगानिस्तान पर विजय प्राप्त करने के उस उपरांत ही वो पड़ोसी पाकिस्तान के क्षेत्र में हिंदू कुश पर्वत को पार करते हुए बजौर पेशावर से सियालकोट दीपालपुर के क्षेत्र पर लगातार निरंतर वह आक्रमण कर रहा। और पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय के पश्चात बाबर का अगला मुकाबला होता है खनवा के 1527 राणा सांगा के विरुद्ध, जो राणा सांगा ने उसे 1524 में भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रण भेजा था, लेकिन बाबर को उसने किसी प्रकार की सहायता नहीं दिया, क्योंकि इसे इस बात की जानकारी हो चुकी थी कि बाबर अब लौटने के लिए नहीं आया है, वह भारत में ही अपनी तख्ते ताज को बुलंद करने आया। जब उससे भारत पर राज करना है तो दिल्ली पर विजय प्राप्त किया है, हरियाणा पानीपत, तो बगल में राजस्थान का शक्तिशाली साम्राज्य के साथ वो रह नहीं सकता है। जैसे 1526 के बाद ठीक एक वर्ष के बाद, लगभग 11 महीना के बाद, उसका खनवा के मैदान में राजस्थान के क्षेत्र में राणा सांगा से हुआ। प्रारंभिक तौर पर राणा सांगा की सेना को विजय मिली, लेकिन बाबर ने अपनी भागती हुई सेना को रोककर 20 मिनट का जो ओजस्वी भाषण दिया है, उसमें बाबर ने पहली बार जिहाद आजिद को आतंकवाद से लेकर पाकिस्तान जिहाद शब्द का प्रयोग करते धर्म युद्ध, बाबर ने पहली बार जिहाद का नारा दिया। ये बाबर और राणा सांगा का नहीं बल्कि इस्लाम और का युद्ध है, इस्लामिक सभ्यता का युद्ध है। पैगंबर के प्रतिनिधि के तौर पर हमें लड़ना है। मृत्यु के पश्चात जन्नतें नसीब होगी, जहाँ 72 सुंदरियां आपकी सेवा को समर्पित होगी। तो पहली बार जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया। और धर्म भी एक अफीम के समान होता है, धार्मिक भावना को भरते हुए बाबर ने पूरी इस्लामिक कुरान पर हाथ रखते हुए, शराब का मटका फोड़ते हुए अपने को इस्लाम के प्रति पूर्णतः समर्पित व्यक्ति के रूप में पेश किया। 20 घंटा रात्रि अंधेरा में भी, जब उस वक्त लाइट नहीं था तो भी अंधेरे में भी 20 घंटा तक कंटिन्यू युद्ध लड़ा गया। और उस युद्ध में बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से राणा सांगा, जिसके शरीर पर 80 जख्म के निशान थे, युद्ध मैदान में डटा रहा और अंततः पराजित हुआ। बाद में वो विक्षिप्त हो गया और कुछ उसके अपनों ने ही उसकी हत्या कर दी। 1528 चंदेरी के युद्ध में बाबर ने मेदिनी राज, चंदेरी मध्य प्रदेश, गुना क्षेत्र जहाँ सभी माधवराव सिंधिया चुनाव लड़ रहे हैं, उसी क्षेत्र में पड़ता है चंदेरी। वर्तमान चंदेरी सिल्क साड़ी पूरे भारत में मशहूर है। जैसे वाराणसी साड़ी, उसी प्रकार चंदेरी सिल्क साड़ी, कांचीवरम सिल्क साड़ी और चंदेरी की साड़ी अपनी फेमस है, अपनी सुंदरता, अपनी बेहतरीन क्वालिटी के लिए। तो चंदेरी का युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को पराजित करके उसकी हत्या कर। 1529 घाघरा का युद्ध, जो आगरा के निकट है, बिहार बंगाल का अफगान सरदार जिसका नेतृत्व महमूद लोदी और उसके सहयोगी शेरशाह सूरी थे, उसने महमूद लोदी को पराजित किया। अब यहाँ देखो बड़ा विचित्र है कि चंदेरी के युद्ध में शेरशाह बाबर का सहयोगी, बाबर की सेना में शामिल, बाबर की ओर से मेदिनी राय के खिलाफ संघर्ष कर रहा था। और युद्ध में जब बाबर को विजय मिली, इसमें शेरशाह को विजय मिली, तो शेरशाह ने कहा था, यदि किस्मत ने मेरा साथ दिया तो मैं चुटकी बजाते ही मुगल सेना को भारत से खदेड़ दूंगा। अर्थात मुगल की सैनिक क्षमता, उसकी ताकत और कमजोरी से वह भली भांति परिचित हो चुका था। तो चंदेरी युद्ध में वह बाबर का सहयोगी था, तो घाघरा युद्ध में वह बाबर का प्रतिद्वंदी था। तो एक साल में कितनी, जैसे आज इस चुनाव में देखते हैं राजनीतिक तौर पर, कल किसी और पार्टी का, आज किसी और पार्टी के मेंबर बन जाते हैं, दल बदल करते हैं। यहाँ देखिए क्या दल बदल का है, शेरशाह सूरी बाबर का सहयोगी और बाबर का विरोधी के रूप में आमने सामने। 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। पानीपत का प्रथम युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने काबुल के प्रत्येक नागरिक को एक एक चांदी का सिक्का उपहार में, काबुल के
जो उसका विजय 1504 से जहां बुराज कर रहा था, तो काबुल के प्रत्येक नागरिक को उसने एक एक चांदी का सिक्का उपहार में दिया था, जिस कारण बाबर को कलंदर के नाम से जाना, दानी के नाम। युद्ध के मैदान में जो भी बाबर को विजय प्राप्त होने के पश्चात लूट का धन प्राप्त होता था, उस सैनिकों के बीच मुक्त रूप से बांट दिया करता था। इस प्रकार से बाबर कलंदर बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, जो तुर्की भाषा में लिखा गया, अपनी आत्मकथा लिखा, जो दुनिया के किसी भी भाषा में लिखा गया सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक पुस्तक में से एक है। बाबर लिखता है अपनी पुस्तक तुजुक ए बाबरी, जिसको कि अब्दुल रहीम खान खाना अबुल फजल ने बाबरनामा के नाम से फारसी में अनुवाद किया। वो लिखता है कि राजपूत, क्योंकि उसे पानीपत के युद्ध में भी राजपूत शासक विक्रमादित्य से लड़ना पड़ा है, खनवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध में भी तो उसने लगातार उसे राजपूत से लड़ना पड़ा है। वो लिखता है कि राजपूत मरना जानता है लड़ना नहीं। बाबर का पंक्ति है बाबरनामा में कि राजपूत मरना जानता है लड़ना नहीं। बाबर लिखता है कि भारत के लोग आकर्षक विहीन बदसूरत होते। ये क्वेश्चन आपका एसएससी में सीजीएल में पूछा जा चुका है। किस पुस्तक में लिखा हुआ है कि भारत के लोग आकर्षक विहीन बदसूरत होते हैं? तो बाबर ने लिखा है अपनी पुस्तक बाबरनामा में कि भारत के लोग आकर्षक विहीन बदसूरत होते हैं। भारत में उत्तम अच्छे किस्म का चश्मा मतलब झरना नहीं है, यहाँ अच्छे फल प्राप्त नहीं होते हैं। बाबर का ये लाइन है। बाबर एक तरफ 1526 ये 27 के युद्ध में, खनवा के युद्ध में वो जिहाद का नारा देता है, लेकिन दूसरी तरफ अपने पुत्र जब वह मरणावस्था में है, हुमायूं को कहता है कि भाई अपने भाइयों के बीच साम्राज्य को बांट कर सौतेला भाई को भी राज में हिस्सा देना और किसी के धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना। बाबर का ही सेनापति मीर वाकी ने जब वो आगरा तक क्षेत्र को जीता था और आगे बढ़ते हुए भगवान राम का मंदिर अयोध्या, उस राम मंदिर को तोड़वा दिया। इसके बारे में काफी कुछ मुगल इस्लामिक इतिहासकार से लेकर अंग्रेजी इतिहासकार से लेकर यूरोपीय इतिहासकार की किताबों में और भारत की धार्मिक पुस्तक में तो खैर उसका उल्लेख है ही, काफी कुछ लिखा गया। और उसी ऐतिहासिक पुस्तकों के साक्ष्य के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं को वो स्थान पुनः वापस किया जहां आपको ज्ञात है किसी वर्ष वहां भव्य मंदिर का निर्माण का उद्घाटन हो चुका है। तो मीर बाकी ने 1528-29 के दरमियान अयोध्या के राम मंदिर को तोड़वा दिया और बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। इस प्रकार से बाबर ने अपनी पुस्तकों के माध्यम से भारत के बारे में जो कुछ लिखा, और बाबर की मृत्यु के पश्चात सबसे पहले उसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, लेकिन बाद में ज्ञात हुआ तो उसकी इच्छा थी कि उसे काबुल में दफनाया जाए, जहां उसने अपनी साम्राज्य को एक अस्थिरता प्रदान किया है। तो बाबर के शव को लाश को पुनः काबुल के काबुली बाग में, आगरा के आराम बाग से उसके कब्रगाह को खोदकर उसके लाश को निकाला गया और दोबारा काबुल के काबुली बाग में रखा गया। अब एक वर्णन मिलता है कि एक ब्राह्मण जिसे सर कपाल पढ़ने का बेहद शौक था, वो कपाल को पढ़ने में सक्षम था। एक बार घूमते घूमते शमशान घाट से गुजर रहा था, एक अध जला कपाल उससे मिला, कुछ इस पर लिखा हुआ था जो होना था हो गया, जो बाकी है सो होगा। अब इसके मन में आया कि आखिरकार कितनी विषम परिस्थिति इसका रहा होगा, इसके वंशजों का, इसके लाश को सही से जला नहीं सका, अध जला लाश को छोड़ दिया। तो जो होना था तो हो गया, लेकिन अब क्या बाकी रहा? इस मृत व्यक्ति का, इस अर्धजला कंकाल को उसने उस कंकाल को लाकर अपने घर पर रख दिया कि देखना चाहता हूं क्या हुआ। उसकी पत्नी ने देखा कि यहाँ पर खाली कंकाल, तो उसका बड़ा लगा कि भाई ये जो है बिना हड्डी और अन्य चीज अपवित्र चीज घर में लाकर ब्राह्मण रख दिया। तो उसने उसको कहा कि इसे फेंक देंगे, तो पता नहीं फिर लाकर ले आए। उसे ओखल में कूट करके चूर करके बाहर फेंक दिया। ब्राह्मण आया, कहा यहाँ पर मैंने एक अधजला कपाल रखा था, क्या हुआ? पत्नी सारी कहानी बतलाई। तो कहा पत्नी का हम नाराज मत होइएगा, क्योंकि भाई वो कपाल जो है सो अशुद्ध चित्त रहता है, घर पर
इन्हें कहा नहीं उसे कुछ हम नाराजगी नहीं, हम यही देखना चाहते थे, जो होना था, जो हो गया, जो बाकी है, अब मतलब उसका बाकी यही था कि तुम्हारे हाथों से उसके मृत कंकाल को ही मार खाना था। बस हम देख लिए, वही हाल बाबर का था। अरे जीवन भर तो संघर्ष करता रहा, भारत को जीता भी, लेकिन भारत पर राज नहीं कर सका। फरगना और समरकंद को जीतने के चक्कर में कितनी परेशानियां का सामना किया, और मरने के बाद भी कंकाल को उखाड़ करके फिर एक जगह से दूसरी जगह, मरने के बाद उसे चैन नसीब। बाबर ने अपना पुत्र हुमायूं को कहा था, जो कि पूरे आपने देखा दिल्ली सल्तनत काल में कि पूरा का पूरा एक दूसरे को मारकर, भाई बाप को बाप भाई, इस दामाद को दामाद जो है सो बहनोई को मारते हुए गद्दी को प्राप्त किया था। तो अपने भाइयों को कहा था कि बेटा को कहा था कि राज्यों को अपने भाइयों के बीच बांटते हुए, और हुमायूं एक आज्ञाकारी पुत्र के रूप में, पिता को समर्पित पुत्र के रूप में अपने भाइयों के बीच राज को बांटकर दिल्ली के तख्त पर बैठा। लेकिन भाई जितना अपने भाइयों के प्रति, पिता के प्रति वफादार रहा, भाई में विपरीत गुण था, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों की तरह गुण था, जहां वो अपने भाई को ही अपना प्रतिद्वंदी और उसे नुकसान पहुंचाने का हर संभव प्रयास किया। अपना सौतेला भाई कामरान को काबुल और कंधार, जो पिता बाबर का क्षेत्र था, पैतृक क्षेत्र तो नहीं कह सकते, बाबर जिसे अर्जित किया था, उसे सौंपा। अस्करी को संभल, हिंदाल को मेवात का राज दिया, स्वयं दिल्ली की गद्दी पर बैठा। लेकिन भाइयों ने कभी भी हुमायूं को सहयोग नहीं दिया। हुमायूं पिता के समान योग्य भी नहीं था। ये अफीम के नशे में धुत रहने वाला अफीमची, ज्योतिष में विश्वास रखने वाला, ज्योतिष के आधार पर सातों दिन सात अलग अलग रंग के कपड़ा, मंगल को काला, बृहस्पति को मंगल को लाल, बृहस्पति को काला, शनिवार को सॉरी मंगल को लाल, बृहस्पतिवार को पीला, शनिवार को काला, और अलग दिन जो है सो शुक्रवार को हरा। तो अलग अलग दिन उसने अलग अलग रंग का कपड़ा पहनता था। तो पुस्तक पढ़ने का भी, किताब पढ़ने का भी वो शौकीन था। ऐसी उद्देश्य से उसने दीन पनाह नामक पुस्तकालय का निर्माण दिल्ली में करवाया। हुमायूं गद्दी पर 1530 में बैठा, और 1531 में सबसे पहले उसे कालिंजर, जो एक अभेद दुर्ग था, उस किला को कोई जीत नहीं सका। तो कालिंजर का युद्ध में इसने प्रताप रुद्रदेव, अब ध्यान रखिएगा, एक प्रताप रुद्रदेव तेलंगाना का शासक था, जिसे मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति के रूप में पराजित किया, वो दूसरा था। यहाँ प्रताप रुद्रदेव राजपूत शासक था, और इसे संघर्ष हुआ जिसमें प्रताप रुद्रदेव पराजित हुआ था। तो हुमायूं भी कोई बहुत ज्यादा शारीरिक रूप से कमजोर नहीं था, हाँ पिता के समान योग नहीं था, पिता के समान मानवीय गुणों का पारखी नहीं था, लेकिन उतना भी कमजोर नहीं था। उसके बाद 1532 दोहड़िया के युद्ध में, जहां शेर शाह चुनार का किला को धोखे से जीत चुका था, तो चुनार के किला को पुनः प्राप्ति के लिए युद्ध लड़ा गया। लेकिन बाद में दोनों में समझौता हो गया, और शेर शाह ने यहाँ कूटनीतिक चाल चला, कहा कि यदि आप चुनार का किला को जीत भी ले लोगे, तो किसी न किसी को तो वहाँ का सूबेदार बनाओगे, किसी न किसी को तो किला का किलेदार बनाओगे, तो मैं आपकी अधीनता स्वीकार करता हूँ, आप मुझे किला का किलादार के रूप में स्वीकार कर लें। जो हुमायूं की एक कूटनीतिक हार थी। उसके पश्चात 1535-36 आपने पढ़ा होगा कि रानी कर्णवती, जो चित्तौड़ का शासिका थी, जब गुजरात का शासक बहादुर शाह ने अपने साम्राज्य विस्तार में गुजरात से राजस्थान की ओर प्रस्थान किया, तो चित्तौड़ की शासिका रानी कर्णवती ने राखी भेजते हुए हुमायूं से सहायता की मांग किया। लेकिन हुमायूं का चित्तौड़ पहुंचने के पहले ही बहादुर शाह चित्तौड़ को जीत चुका था, रानी कर्णवती जौहर कर चुकी थी। बाद में आगे बढ़ते हुए वह 1535-36 में बहादुर शाह गुजरात पहुंचा। ये हुमायूं गुजरात पहुंचा और बहादुर शाह को पराजित करने में सफलता प्राप्त हुई। उसके पश्चात, विजय के पश्चात वह आगरा में ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगा, अय्याशी भरी जिंदगी गुजारने लगा। शराब के नशे में धुत रहने वाला, राजकाज में बहुत ज्यादा रुचि नहीं लिया, इसका लाभ उठाया शेर शाह ने। और शेर शाह ने सबसे पहले बंगाल के, जो कि धन धान से परिपूर्ण था, देखो अंग्रेज ने बंगाल को केंद्र बनाकर सत्ता की शुरुआत किया तो पूरे भारत जीत लिया, और फ्रांसीसी ने दक्षिण कर्नाटक को केंद्र बनाकर जीतने का प्रयास किया तो उसके पांव उखड़ गए। बंगाल जो धन धान से परिपूर्ण क्षेत्र था, बंगाल पर आक्रमण करते हुए वहां के राजकीय खजाना को लूट कर
बिहार के रोहतासगढ़ का किला, जो उस वक्त भारत के सबसे बड़े किला में से एक था, रोहतासगढ़ का किला गुलाम में लाने में सफल रहा। और हुमायूं जब तक बंगाल पहुंचा तब तक शेरशाह वहां से धन लूटकर रफू चक्कर हो चुका था। हुमायूं शेरशाह का पीछा करते हुए आगे बढ़ता और चौसा का युद्ध, बक्सर बिहार का बॉर्डर है उत्तर प्रदेश कर्मनाशा नदी के तट पर, जहां चौसा का युद्ध 1539 में बाबर ये हुमायूं आकस्मिक रूप से कुछ प्राकृतिक कारणों से भयंकर वर्षा हो गई। हुमायूं की सेना गंगा और कर्मनाशा के बीच के क्षेत्र में था, जहां भयंकर वर्षा से पूरे मैदानी क्षेत्र उस क्षेत्र में पानी भर गया। और उसी समय शेरशाह का जो गंगा के उस पार बलिया उत्तर प्रदेश में था आक्रमण कर दिया। हुमायूं बिना लड़े हुए ही लगभग पराजित हुआ। हुमायूं हाथी पर सवार होकर गंगा की तेज धारा में बहने लगा, जहां निजाम नामक चमड़ा का काम करने वाला एक व्यक्ति ने उसे डूबने से बचाया। ये नाम बीपीएससी पूछ चुका है। हुमायूं को जो पानी में गंगा में डूबने से बचाया था, उस व्यक्ति का नाम क्या था, उस व्यक्ति का नाम क्या था, तो निजाम। चौसा का युद्ध में हुमायूं शेरशाह से पराजित हुआ। अगले ही वर्ष 1540 कन्नौज या बिलग्राम उत्तर प्रदेश, कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में एक बार पुनः शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया। और उसके बाद 15 वर्ष तक शेरशाह और उसके वंशजों का राज रहा। उसके बाद में चर्चा कभी किसी अन्य वीडियो में करेंगे। और 15 वर्ष तक जो है 1540 से 1555 वो ईरान की शाह के संरक्षण में रहा, ईरान की शाह का सहयोगी के रूप में रहा। ईरान के शाह जिस पर शासकों के साथ वो एक असिस्टेंट के तौर पर काम किया। और ईरान की शाह की सहायता से 1545 में कंधार और काबुल जो कामरान को दे दिया था, भाई ने उसको इस विषम परिस्थिति में अपने राज में रहने नहीं दिया था, राज से बाहर कर दिया था, तो कामरान से उसने काबुल और कंधार को जीता। उसके पश्चात ईरान की शाह की सहायता से ही 10 वर्ष के बाद 1555 में सबसे पहले मई 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध में तातार खां को पराजित किया। और 1555 में सरहिंद का युद्ध में विजय प्राप्त करके सिकंदर सूरी को पराजित करके सरहिंद के युद्ध में सिकंदर सूरी को पराजित करके एक बार पुनः जून 1555 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। लेकिन जनवरी 1556 में दिल्ली के दीन पनाह पुस्तकालय के सीढ़ी से गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। लिखता है इतिहासकार लेनपुल तो हुमायूं का शाब्दिक अर्थ सौभाग्यशाली होता है। हुमायूं का शाब्दिक अर्थ सौभाग्यशाली होता है, लेकिन यह अभागा बादशाह जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते ही मर गया। ये प्रसिद्ध वक्तव्य है लेनपुल का। इस प्रकार से हुमायूं, नशे में धुत रहने वाला हुमायूं, सातों दिन अलग अलग रंग का कपड़ा पहनने वाला हुमायूं, पुस्तकों का शौकीन हुमायूं, अपने द्वारा बनाया गया दीन पनाह पुस्तकालय के सीढ़ी से गिर जाने के कारण खुदा को प्यारा हो गया। और उसी दीन पनाह का पुस्तकालय को तोड़ करके हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बनाया गया। हुमायूं के मकबरा को मुगलों का कब्रगाह के नाम से जाना जाता है, जहां 8 मुगल बादशाह और उसके वंशजों को दफनाया गया। और वह अभी यूनेस्को के विश्व विरासत की सूची में शामिल है। इस प्रकार से कोई आपको बाबर और हुमायूं के तमाम घटना, तमाम युद्ध को एक साथ आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया। उम्मीद करते हैं कि यह जो टॉपिक आपके सामने रखा गया परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी लाभदायक हुआ होगा, लाभदायक रहेगा। इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे तो इसके प्रश्न को बड़े ही सरलता के साथ हल कर देंगे। और यदि ऐसा आपको भी लगे तो इसे सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।